अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विशाल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का, विच इज़ अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे अबाउट केमिकल बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट एग्जांपल्स कम अंडर दीज बॉन्ड्स। मतलब जैसे हमारे पास आयनिक बॉन्ड है तो उसके अंदर कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, कोवलेंट बॉन्ड है तो उसके अंदर कौन सी एग्जांपल आ जाती है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी एटम जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों करता है, कोई भी जो एटम है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, और एक्चुअली इस केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है। ये सारी चीज़ें आप पहले कवर करेंगे, देन जो है हम इसकी डिटेल के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एटम्स के बारे में। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एटम किस टाइप का होता है, कि दरमियान में उसके न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो एटम है उसके जो है वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और एक इसके पास न्यूट्रल पार्टिकल भी है। और ये जो एटम है मैंने आपको बताया था, या तो वो अनस्टेबल भी हो सकता है, ठीक है, और वो स्टेबल भी हो सकते हैं। अनस्टेबल जिनको हमने वो डिफरेंट आइसोटोप्स भी बताए थे आपको कि न्यूट्रॉन की डिफरेंट अमाउंट की वजह से वो अनस्टेबल हो जाते हैं, जिसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो सारे के सारे स्टेबल नहीं होते। मतलब ये कहने का कि हमारे पास जो एटम्स हैं उन सब की एनर्जी जो है वो एक जैसी नहीं होती। अब मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी कि एनर्जी किसी भी चीज़ की अगर ज़्यादा हो, एनर्जी अगर ज़्यादा है इट मीन्स कि स्टेबिलिटी उतनी कम है। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है। अब होता हमारे पास क्या है कि कोई भी आपके पास एक एटम है, वो जो है वो चाहता है कि उसकी एनर्जी कम से कम हो ताकि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो, इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन है। तो जैसे जैसे एनर्जी अगर किसी की कम होती जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर किसी की एनर्जी हाई है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, लो होगी। इट मीन्स कि एटम जो है वो नेचुरली टेंडेंसी रखते हैं इस चीज़ के लिए कि वो अपनी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम करें ताकि वो क्या करें, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाएं। अब एनर्जी कम तब होगी जब वो किसी दूसरे एटम के साथ मिल जाएगा, जो कि हमारे पास क्या करेगी, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगी। अब मैंने आपको कुछ गैसेस बताई थी जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, जिनको मैंने कहा था कि ये नोबल गैसेस होती हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन ये आते हैं। अब मैंने आपको उस लेक्चर के अंदर जब एटम्स हमने पढ़े थे उसके अंदर भी आपको बताया था कि इसके वैलेंस शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल होते हैं, जिसकी वजह से ये हाईली स्टेबल होते हैं। इस वजह से वो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। और बॉन्ड हमारे पास क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जो है वो एनर्जी लो हो, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो। एनर्जी लो और स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज जो है वो तभी होगी जब उनका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट होगा या पार्शली फिल्ड, हाफ फिल्ड होगा। अब वो कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं कि किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, या इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। एज ए रिजल्ट उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं वैलेंस शेल में और वो स्टेबल हो जाते हैं। यानी यहाँ पे जो मेन चीज़ समझने की है वो ये है कि कोई भी एटम है, ठीक है, और उसका मैंने आपको बताया था कि उसके पास शेल्स होते हैं और जो सबसे लास्ट शेल होता है वो कहलाता है वैलेंस शेल। अगर वैलेंस शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने हैं कि वैलेंस शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, जैसे कि मैंने 2n2 फार्मूले से आपको कैलकुलेशन करनी बताई थी कि किस तरह हम शेल में से कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं 2n2 रूल के मुताबिक, वो मैक्सिमम उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो हाईली स्टेबल कंसीडर किया जाता है। और यही नंबर गेन करने के लिए या वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए या हमारे पास जो है वो हाफ फिल्ड हो जाए या एम्प्टी हो जाए, मतलब ये तीन कंडीशंस है वो मोस्टली प्रेफरेबल की जाती है। वैसे कम्प्लीटली फिल्ड बहुत अच्छी कंडीशन होती है। यानी अगर हमारे पास के शेल है तो के शेल के अंदर हमारे पास कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन सिंगल एटम कंसीडर करो तो उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है और उससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। देन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और वो एक स्टेबल फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर कम्प्लीटली फील्ड हो शेल उनका, आउटर शेल, वैलेंस शेल, तो इट मीन्स कि वो स्टेबल है। जैसे कि नोबल गैसेस स्टेबल होती है इसलिए वो बॉन्ड नहीं बनाती और दूसरों को बॉन्ड बना के अपने आप को नोबल गैस जैसा बनना पड़ता है। अब हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डुप्लेट रूल इस पे फॉलो होता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि वो स्टेबल होता है। डुप्लेट रूल क्या होता है कि हमारे पास जैसे के शेल वगैरह है ना, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो स्टेबल होता है। ये हमारे पास कहलाता है डुप्लेट, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्टेबिलिटी, डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास जो है वो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स तो होने चाहिए किसी भी शेल के अंदर उसको स्टेबल बनाने के लिए। जैसे एल शेल हो गया, एम शेल हो गया, ठीक है।
अब जितनी कोई चीज़ स्टेबल होगी वो उतनी ज़्यादा अनरिएक्टिव होगी। स्टेबल होगी तो मतलब उसकी एनर्जी क्या है, लो। एनर्जी जो है वो लो है तो इट मीन्स कि वो अच्छे तरीके से रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो हमें यही चीज़ तो चाहिए कि एटम जो अपनी फॉर्म में रहे, किसी और से रिएक्ट ना करे। तो इस वजह से हमारे पास जो नोबल गैसेस के एटम्स है ये स्टेबल होता है, लेकिन बाकियों को क्या करना पड़ता है, बॉन्ड बनाना पड़ता है। अब ऑक्टेट और डुप्लेट रूल की अगर बात की जाए तो हमारे पास क्या होता है कि कुछ एटम्स है जिनको जो है बॉन्ड बनाने पड़ते हैं ताकि वो अपने आउटर शेल को कंप्लीट कर सके। या तो वो आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कर सके जैसे हाइड्रोजन और हीलियम जिनके अंदर के शेल होता है, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स कर सके जैसे कि बाकी शेल्स के अंदर होता है। अब हमारे पास जो ये है कहलाता है ऑक्टेट या डुप्लेट रूल। अब मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बताती हूँ जिससे आपको ज़्यादा तरीके से इस कॉन्सेप्ट की समझ आएगी। यहाँ पहले इसको रेस कर लेते हैं। हमारे पास है एक सोडियम एटम, ठीक है। सोडियम एटम हमारे पास है Na, जिसको नेट्रियम से ये वर्ड इसका ड्राइव हुआ और इसके अंदर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। अब के शेल में हो गए 2, मैंने ये आपको वैल्यूज बताई थी कि कितने कितने होते हैं। एल में हमारे पास हो गए 8, बाकी बच गया 1, तो वो हमारे पास हो गया एम के अंदर, यानी टोटल इसके 11 हो गए। अब आपको मैंने कहा था कि कितने वाला स्टेबल होता है कि वो कम्प्लीटली या फिर फिल हो, या फिर हमारे पास कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हो पहले शेल के अलावा, यानी के अगर है तो के में तो 2 से हो जाएगा, बाकियों में अगर 8 है तो उससे भी काम चलेगा, बस स्टेबल होगा। अब इसमें किस तरह एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एम के अंदर 1 है। अब एम के अंदर जब अपने 2n2 रूल के मुताबिक 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए उसको 17 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो ये तो बहुत मतलब ज़्यादा इसको रिएक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो m में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उसका वैलेंस शेल क्या बन जाएगा, एल शेल, और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो स्टेबल है। इट मीन्स कि अगर सिर्फ सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे ईजीली तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, उसके जो शेल है उसका स्टेबल हो जाएगा। और अगर हम बात करें इस ऑक्टेट रूल की तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास के एल एम, मतलब m के अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन और l के अंदर है 8। अब इसको m के अंदर 8 बनाने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ने हैं, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने से बेहतर है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और l को अपना वैलेंस शेल बना ले। तो इस वजह से सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है, इसकी बजाय कि वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। इसी तरह हमारे पास अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं, मतलब हमारे पास अगर रिमूव कर दे तब वो एम्प्टी हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी शेल भी वो स्टेबिलिटी की फॉर्म में होता है, और या फिर वो एक गेन करके एक को 2 में कन्वर्ट कर दे तो के शेल उसका हो जाएगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हाइड्रोजन जो है वो लूज भी कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन ताकि हाइड्रोन H पॉजिटिव बना दे, प्रोटॉन बना दे, या फिर इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लेता है ताकि हाइड्रोनियम आयन बना दे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट 2 रोज हैं, हमारे पास फर्स्ट 2 जो ग्रुप्स हैं, फर्स्ट वन इज अल्कली मेटल, सेकंड वन अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो जो है वो सारी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं और वो जो बॉन्ड्स बनाती हैं विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन और क्लोरीन। अब फर्स्ट रो के अंदर जैसे अल्कली मेटल में हमारे पास हाइड्रोजन आ गया। अब हाइड्रोजन जो है वो Cl के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ बना सकती है, ऑक्सीजन से बना के वो जो है वो H2O बना सकती है, ठीक है, H2O वाटर, और क्लोरीन से मिलके वो HCl बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड होता क्या। यहाँ हमने डिस्कस किया है केमिकल बॉन्ड्स बनाए क्यों जाते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, एनर्जी कम करने के लिए, और जो है वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए, 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में करने के लिए। अगर के शेल है तो 2, अगर एल एम एन ओ मतलब नेक्स्ट वाले शेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स भी ओके हैं, या फिर वो कम्प्लीटली फिल शेल हो देन भी ओके है। अब हम बात करते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। Chemical bond is a force of attraction between atoms that hold them together in a molecular compound. यानी ऐसा बॉन्डिंग, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से 2 एटम्स आपस में अटैच हुए रहते हैं ताकि एक मोलिक्यूल या कंपाउंड बन सके। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत हमारे पास जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है, मतलब अगर हम अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करें तो वो ज़्यादा होंगी, ठीक है, एज ए रिजल्ट उनकी एनर्जी कम होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो ज़्यादा हो जाए तो एज ए रिजल्ट जो हमारे पास जो है वो और उसकी एनर्जी हायर हो तो कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। अब हमारे पास जो अरेंजमेंट होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के गिर, जैसे मैंने आपको बताया के में कितने इलेक्ट्रॉन है, एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, ये चीज़ कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आपको डिटेल के साथ बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैलकुलेट कैसे कर पाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की जो कॉमनली यूज होते हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेट, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, ये 3 टाइप्स हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। देन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह ताला कोवलेंट बॉन्ड और उससे नेक्स्ट में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड हमारे पास कैसे बनता है। अब फर्ज करें हमारे पास 2 एटम्स है, एक है एटम ए, ठीक है, दूसरा है बी। अब हुआ क्या कि ए के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जिसकी वजह से वो अनस्टेबल है, उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, अब इससे हमारे पास जो है बी को जरूरत है, ठीक है, उसके साथ मैंने प्लस लगा लिया, और जो ए है उसके पास ज्यादा है तो उसके पास क्या हुआ, उसे एक जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, यानी हमारे पास ए तब स्टेबल होगा जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, बी तब स्टेबल होगा जब एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा। तो एज ए रिजल्ट दोनों एटम्स क्या फैसला करते हैं कि जिसके पास इजाफा है एक इलेक्ट्रॉन का वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन दे दे बी को, यानी ए जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा बी को। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ कि ए में से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, बी की तरफ चला गया, और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। और ऐसा जो बॉन्ड बनता है, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बनती है, उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। It is formed when atoms lose or gain electrons to achieve noble gas configuration। जैसे हमारे पास NaCl, अब NaCl के अंदर जो सोडियम है, सोडियम के अंदर मैंने आपको बताया था 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 उसके K शेल में, L शेल में हमारे पास 8 और हमारे पास M शेल में 1। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर है, इसके 2 K शेल में, 8 हमारे पास L में और M शेल में 7। अब इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी +1 इसको रिक्वायर है। लेकिन हमारे पास क्या है, सोडियम को क्या रिक्वायर है, एक इलेक्ट्रॉन इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो सोडियम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन दे देता है इस क्लोरीन को, खुद वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम आयन के अंदर, Na पॉजिटिव के अंदर, केटाइन के अंदर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर मतलब जैसे हम कहते हैं कि कोई भी हम डोनेशन कर रहे होते हैं तो हम पे खुशी का एहसास होता है, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो इसी तरह यहाँ पे भी इसके ऊपर क्या आ रहा होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, इसकी वजह से इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज जो हमारे पास इनाइंस है करके टाइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एज ए रिजल्ट बॉन्ड बन जाता है जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड के अंदर अगर हम बात करें तो एक कैल्शियम 2 क्लोराइड के साथ मिल सकता है, क्योंकि कैल्शियम को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना पड़ते हैं, और एक वो एक क्लोरीन को दे देता है और दूसरा दूसरे क्लोरीन को दे देता है, तो 2 क्लोराइड आइंस बनते हैं और एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव बनता है और कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है, और इसका एक 3D लेटिस स्ट्रक्चर बनता है। अदर एग्जांपल्स में हमारे पास KCl आ जाता है, MgF2 आ जाता है, NaF, KBr, CF2। अगर इसकी बात करें तो KCl में आप उसका एटॉमिक नंबर देखें और आपको पता चलेगा कि K जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कन्फिग्रेशन हासिल कर लेगा, उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। Cl जो है वो उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो K पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा, और K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके एक आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। देन हमारे पास जैसे MgF2 है, Mg जो मैग्नीशियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा, Mg2+ बन जाएगा, और 2 हमारे पास फ्लोराइड बनेंगे, F नेगेटिव और एक और F नेगेटिव, और ये हमारे पास जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेंगे जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह NaF में Na पॉजिटिव F नेगेटिव बनेगा, KBr में K पॉजिटिव Br नेगेटिव बनेगा, और कैल्शियम F2 में मतलब Ca2+ और F जो है उसके 2 आयंस बनेंगे। अब हमारे पास सवाल आ रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जैसे अल्कली मेटल हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गया, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं और उसके अलावा वो एक इलेक्ट्रॉन या रिमूव करने से जो है वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हासिल कर सकते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से कन्फिग्रेशन हासिल कर सकते हैं, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास क्लोराइड, फ्लोराइड, उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनको अपनी स्टेबिलिटी के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन खारिज हासिल करने पड़ते हैं, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास की कौन सी कंडीशंस है आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए, तो आप इसके लिए जो है वो अपने या आपने खुद सर्च करना है इस क्वेश्चन का आंसर, और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिटेल के साथ आयनिक बॉन्ड को स्टडी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।